इन्वेस्टमेंट ऐड करो, कितना है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो सी का फॉर्मूला हो गया 100 प्लस 0.75, ब्रैकेट में लिखा मैंने y माइनस टी टैक्सेशन, ये 100 गिवन है, और आई की वैल्यू पुट कर देना, कितनी है? 100 गिवन है, आई भी गिवन है, आई 100। अब इसको सॉल्व कर लो, बताइए कितना सही से ईमानदारी सॉल्व करके बताना कितना आता है। हो जाएगा, नहीं तो अभी करके देख लेते हैं, आंसर मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत। विद्या कर सकते हो बैठ कर कैलकुलेटर की हेल्प से, फटाफट ऐड के देखो जरा। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, क्या हम इसलिए बैठे हैं। मैं तो पहले ले लूंगा, बाकी कोई दिक्कत होगी तो पूछ रहा है, कुछ बताई देंगे। यही ले लो जो सर ने पीडीएफ भेजी है। कितना क्या कितना आंसर फटाफट सॉल्व करना है, एक मिनट। 400 देख लो कितना आता है, 400 पॉइंट 800 करोड़। नहीं इसमें तो नहीं बनेगा, 1600 कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मतलब हो जाएगा। हाँ हमारे लेवल करनी है, लेवल करनी है। मैंने फॉर्मूला बता दिया कि अगर मान लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है, इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए y = c प्लस i प्लस g, और c का हो जाएगा ऑटोनमस कंजम्पशन जो गिवन रहेगा आपको, प्लस y/d, ये b/d प्लस i प्लस g, तो y = c प्लस b/d, इनकम में से टैक्सेशन को माइनस कर लेना, और i प्लस g। अब सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिएगा तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड हो जाएगी। वैसे भी कॉम सेकंड ईयर में सेकंड सेमेस्टर में ये चीजें हैं। बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट वाला, इसमें सॉल्व कीजिएगा, 4 ऑप्शन के गिवन है, देखना कौन सा आपका ऑप्शन मैच करता है। 1500 है, हाँ एक 1500 है ऑप्शन, बी ऑप्शन दे रखा है 2000, सी ऑप्शन दे रखा है 3000, और डी ऑप्शन दे रखा है 1400 रुपए। एक देना इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बैठता है, फॉर्मूला ये यूज होगा, टैक्सेशन माइनस कर देना, सॉल्व करना इक्वेशन को। दे रही इसकी वैल्यूज ये लिखी थी मैंने, इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ दे रखा था, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 150 करोड़ था, हमने से 100 करोड़ डाली वहां पे। हाँ 200 करोड़ है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 150 है, टैक्सेशन 100 है, और कंजम्पशन का फंक्शन ये गिवन है। ठीक डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ने पूछा कि 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 है फिस्कल डेफिसिट इज नॉट नेसेसरली inflationary in nature. Inflationary through, then they are generally regarded as inflationary. मतलब फिजिकल डेफिसिट इज नॉट इन्फ्लेशनरी इन नेचर, बात सही है। फिजिकल डेफिसिट हमेशा इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं करता है। फिजिकल डेफिसिट में तब इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा जब रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से होता है। जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो जाएगा तब इन्फ्लेशन नेचर है। अब डेट जब लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए, सैलरी देने के लिए जब डेट लेते हैं तब ये इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तब डेफिसिट आ रहा है तो उसके लिए बोरो करना पड़ रहा है, फिर ये इन्फ्लेशन नेचर का नहीं। तो नॉट नेसेसरली इन्फ्लेशनरी नेचर, ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड, व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस एंड टैक्स रिड्यूसेस देयर इज अ गवर्नमेंट डेफिसिट। अच्छा, व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है और टैक्स क्या कर रही है, कम कर रही है, देन देयर इज अ गवर्नमेंट डेफिसिट। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट डेफिसिट में खर्चा बढ़ रहा है, टैक्सेशन कम हो रहा है, डेफिसिट है, खर्च बढ़ा रही है। हाँ दोनों ट्रू है, ठीक है।
हाँ ठीक है, इसमें पीछे वाला देख लो इसमें कौन सा आंसर ठीक है। 3 तो समझ नहीं आता दूसरी स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, खर्चा बढ़ रहा है, और इनकम क्या हो रही है गवर्नमेंट की, कम हो रही है, तो क्या गवर्नमेंट डेफिसिट में होगी? तो हाँ ठीक है, देयर इज अ गवर्नमेंट डेफिसिट, यस डेफिसिट है, खर्चा बढ़ा दिया, इनकम कम हो गई, गवर्नमेंट डेफिसिट में है, सही है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, यही आंसर बुक में लिखा है, सी ऑप्शन, दोनों ट्रू, ए और बी दोनों। और ठीक, थोड़ा सा हो सकता है कि लेवल ऊपर का रहे, सिर्फ 12th लेवल पर भी। हाँ हाँ तो 2 सेक्टर मॉडल आपने पढ़ा था, अगर 4 सेक्टर मॉडल आ जाए तो फॉर्मूला इक्विलिब्रियम लेवल इनकम होता है C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, हो सकता है ये भी दे रखे, ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि C का जो फंक्शन होता है गिवन होगा C प्लस Y माइनस T कर देना, टैक्सेस कर देना, बाकी कोई चेंज नहीं होगी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो लिख लीजिए। अब थोड़ा सा कंपैरेटिव डेवलपमेंट देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का फॉर्मूला हो गया 4 सेक्टर मॉडल में, 2 का तो 12th में पढ़ा है आपने, 3 का भी क्वेश्चन में देख लिया, और ये 4 सेक्टर मॉडल का फॉर्मूला हो गया, इन केस वहां टैक्स भी दे रखे हो तो इसमें से कर देंगे आप, इनकम में से टैक्स माइनस करते हैं तब डिस्पोजल इनकम आती है, डिस्पोजल इनकम, और यहाँ पे डिस्पोजल इनकम ही लिखते हैं हम लोग। ये कॉलेज में आता है 6 नंबर का, आता ही आता है, मतलब किसी भी हालत में ये क्वेश्चन आपको कॉलेज में करना ही पड़ेगा, कुछ भी नहीं होता है, फ्री के नंबर होते हैं। डीयू के पास रहने का बेनिफिट मिल जाता है हमें कि ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो बीकॉम पढ़ लेते हैं, ऑनर्स पढ़ लेते हैं, तो वहां पे ये बेनिफिट मिल जाते हैं। तो इस तरह अब आते हैं अपना थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर, कौन सा रहेगा, सस्टेन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर इंडिया पाकिस्तान चाइना? लिबर्टी अच्छी है, तो कौन सा चैप्टर इसमें करना चाहते हैं? इंडिया चाइना से कर लेते हैं, कंपैरेटिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान। ये तो अभी भी शायद हो जाने चांसेस आज, बाकी अगले कौन सा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और एक थोड़ा सा हेल्थ है, हेल्थ सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ ही करना है, और इंडिया पाकिस्तान, या वो तीनों कंप्लीट कर ले, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सस्टेन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये तीनों कर लेंगे, हो सकता है आज हो जाए। चलो फिर ठीक है, ह्यूमन कैपिटल से कर लेते हैं, वो 3 कंप्लीट कर लेते हैं, वो छोटे चैप्टर से आराम से हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये फर्स्ट टर्म में था ना ये चैप्टर? हाँ ये फर्स्ट टर्म में था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल से क्या मीनिंग है? क्यों शांतनु बच्चे, क्या लगता है? इंसान जो कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। ह्यूमन किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 सोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, एक लैंड की रिक्वायरमेंट है, एक लेबर की रिक्वायरमेंट है, एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसमें आज की जो इकोनॉमी है उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो लेबर है, ठीक, लेबर इंपॉर्टेंट है। और
ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि आप रिक्शा पुलर है, रिक्शा पुलर की इनकम कितनी है? मान लेते हैं 500 रुपये वो एक दिन में अर्न करता है। और एम्स का जो सर्जन है, डॉक्टर है, वो एक दिन में कितना अर्न करता है? वो एक दिन में अर्न कर लेता है 20,000 रुपीज के अराउंड। तो ये ह्यूमन है, ये 500 रुपये अर्न करता है। डॉक्टर एम्स जो है वो 20,000 अर्न करता है। ये दोनों ही इंसान है, दोनों ह्यूमन बीइंग है, दोनों लेबर है। ये पैसे में इतना, अर्निंग में इतना डिफरेंस क्यों? हम्म? अच्छा एजुकेशन लिटरेसी उसके पास क्या है? स्किल है, और इसके पास स्किल और इसकी एबिलिटी कम है। तो इसकी स्किल, हाँ, स्किल उसके पास है, रिक्शा खींचने की स्किल है, फिजिकली पावर लगा लेता है ज्यादा, लेकिन ये ट्रेंड है, इसके पास ऑपरेशन करने की स्किल है, ये ज्यादा सेंसिटिव काम है। ठीक, सब नहीं कर सकते। रिक्शा तो चलो मुझे भी दोगे तो मैं भी वो खींच दूंगा, अगर नहीं है तो 1-2 घंटे की ट्रेनिंग लेके भी काम कर दूंगा मैं। लेकिन मुझे कहो डॉक्टर एम्स में जाकर आपको डॉक्टर बन के उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर का हार्ट की बाईपास सर्जरी करना मैं इतनी जल्दी नहीं सीख पाऊंगा, या कभी भी सीख ही नहीं पाऊंगा मैं, इतना कह लो आप। तो यहाँ इसकी स्किल ज्यादा है, इसकी एबिलिटी ज्यादा है, इसकी एक्सपर्टीज ज्यादा है, तो ये कंट्री, ये अर्निंग ज्यादा कर रहा है। तो ह्यूमन कैपिटल मतलब ऐसे पर्सन जो ज्यादा अर्निंग करे, और ज्यादा अर्निंग करने के लिए चाहिए आपको स्किल, एबिलिटी और एक्सपर्टीज। तो टोटल कंट्री के पास ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे स्किल्ड और एक्सपर्टीज लोगों का टोटल स्टॉक इन अ कंट्री इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। हमारे पास कितनी मशीनें हैं, हम मशीनों का मतलब कितनी कंट्री के पास फिजिकल कैपिटल है, उसका स्टॉक, वो फिजिकल कैपिटल हो गया कि मशीन। जैसे अभी यहाँ आपके सामने प्रोडक्शन 2 लोग कर रहे हैं, एक ह्यूमन कैपिटल और एक ये सामने आप कंप्यूटर है, ये क्या है? फिजिकल कैपिटल है। ये सब क्या है? ये फिजिकल कैपिटल है हमारी। मैं ह्यूमन कैपिटल हूँ। अब मैं नहीं आया, क्लास शुरू नहीं हुई, तो फिजिकल कैपिटल जरूरी है। अगर ये कंप्यूटर नहीं भी रहेगा, मैं रहूंगा, उसके बाद भी मैं क्लास मोड में दे लूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन वाले नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं ऑफलाइन ले ही लूंगा, तो वो कहीं ना कहीं काम कर देगा। ये फिजिकल ह्यूमन कैपिटल नहीं आई तो फिजिकल कैपिटल भी उसके बिना काम उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। तो कंट्री के पास कितना टोटल स्टॉक है एक्सपर्टीज का, स्किल्ड का और ये एबिलिटी का, इसी स्टॉक को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। कितने डॉक्टर हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने प्रोफेसर हैं, इनका टोटल कितना स्टॉक हमारी कंट्री पे पास है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, ये ह्यूमन कैपिटल है। और इन्हीं एक्सपर्टीज को, स्किल्स को डेवलप करना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स के अंदर। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इसे हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, मान लीजिए 1 अप्रैल जब ईयर स्टार्ट हो रहा है, तब कंट्री के पास 10 कैपिटल गुड है, 10 मशीनें हैं, 10 फिजिकल गुड्स हैं, मशीन है हमारे पास। और 31 मार्च को जब ईयर एंड होता है 2022, ये 2021 में, हमारे पास 12 मशीनें यानी कि 12 कैपिटल गुड आ जाते हैं। तो 2 मशीनों का हमने अडॉप्ट कर लिया 1 साल के अंदर, इसी को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन फिजिकल कैपिटल के स्टॉक को इंक्रीज कर देना, मशीनों को बढ़ा देना, वो है ये कैपिटल फॉर्मेशन या फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। और इंसान, 2 साइंटिस्ट, इस बार हमें 2 साइंटिस्ट है, 2 इंजीनियर है, 4 है। अगले साल में 2 साइंटिस्ट और एडअप कर दिए तो 6 हो गए। तो 2 हमने और एडअप कर लिए, ये है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट करना है ऐसी स्किल्स का, एबिलिटी का और नॉलेज का, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। हम अपनी कंट्री में और कितने सारे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट को अगले साल तक ऐड कर देंगे। ठीक, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। जिससे फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मशीनों का ज्यादा बढ़ना, वैसे ह्यूमन कैपिटल का ज्यादा बढ़ना। ठीक, तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग हो गया कि डेवलपमेंट ऑफ स्किल, एबिलिटी एंड एबिलिटीज एंड एक्सपर्टीज इन द कंट्री। तो ये जैसे कि मशीनों का बढ़ना फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन है, वैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स का बढ़ना, ऐसे लोगों का बढ़ना जिनके पास एबिलिटी और स्किल ज्यादा है। ठीक, वो अच्छी ह्यूमन कैपिटल है कंट्री की। कैपिटल सभी है, लेकिन रिक्शा पुलर भी कैपिटल है, लेकिन वो उसकी अर्निंग एबिलिटी कम है, बस ये दिक्कत है। और वो डॉक्टर की अर्निंग एबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे पाता है। रिक्शा पुलर कंट्रीब्यूशन कंट्री की इनकम में कम है, वो 500 पे है उसकी, 1 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख रुपए। तो स्किल एबिलिटी का डेवलपमेंट करना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। कैसे कंट्री में ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट होती है, उसके लिए कुछ रास्ते बताए गए, यानी कि सोर्सेस क्या है, हम कैसे अपनी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बना सकते हैं। तो सीधा सा फंडा है उसके लिए कि आपको क्या देनी पड़ेगी,
एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो हमें एक्सपेंडिचर करना है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। आपके मम्मी पापा जो आपकी एजुकेशन पे पैसे खर्च कर रहे हैं, उसका सिंपल सा यही मीनिंग है कि बेटा आगे जाकर ज्यादा अर्न करे, इसलिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये। मेरे मेरे पास 20 लाख रुपए हो ना, तो 20 लाख का मैं प्लॉट नहीं लूंगा, मैं 20 लाख रुपए अपनी बेटी की पढ़ाई पे खर्च कर दूंगा। मुझे पता है कि बेटी 20 लाख रुपए की अच्छा कोर्स करा दूंगा तो इसकी 25-30 लाख का पैकेज लग जाएगा। तो 20 लाख लगाकर 25 लाख रुपए का हर साल आना, तो ऐसे और ऐसे अगले अब इंक्रीमेंट भी होगा, ऐसे तो ये 40-50 साल में कितना कमा डालेगी। और प्लॉट की बढ़ने की एक लिमिट है। तो हम बच्चे की एजुकेशन पे यानी बच्चे के अंदर स्किल फॉर्मेशन फोकस करेंगे, कोर्स करा देंगे। वो जो मैंने कोर्स कराया वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, उसके रिटर्न्स आएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि कोर्स करने के बाद में जो एजुकेटेड पर्सन होता है उसकी अर्निंग एबिलिटी ज्यादा होती है अनएजुकेटेड पर्सन से, ये हम सभी जानते हैं। और ऐसा ना हो तो पापा फिर पैसा ना खर्च करें। बचपन से ही पढ़ाई पैसा खर्च किया जाता है, खुला खर्च किया जाता है। हमें पता है कि 25, कल मेरा ब्रदर आया, बीटेक कर रखा था, चाचा का बेटा है, कल दिखा रहा, सैलरी स्लिप दिखा रहा था, कह रहा भैया 25 लाख का पैकेज स्टार्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा तुम्हारी एज तो मुझसे बहुत कम है, मैं तो 26 ईयर के हो, तो मुझसे भी 4-5 गुना ज्यादा। कह रहा हाँ, इस दिन स्टार्टिंग हुई है भैया। कह रहा भैया आपने अपनी उसके ऊपर एबिलिटी के ऊपर ज्यादा खर्च नहीं किया, आपने बीएड किया जो कि 40,000 रुपए का हो गया था, उस समय 15,000 का हुआ था। मेरे पापा ने 25 लाख खर्च किया कोडिंग और कंप्यूटर्स के ऊपर। तो आपने 15,000 खर्च किया था, मैंने 25 लाख खर्च किया है, तो अब डिफरेंस आ गया एबिलिटी के अंदर। तो मैंने कहा हाँ, तुमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, मैंने कम इन्वेस्टमेंट किया तो रिटर्न कम मिल रहा है। सीधा सा फंडा है। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन से माना जाता है। सेकेंड पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। कोविड में देख लिया आपने कि जितनी भी एबिलिटी आपके अंदर थी सब घर के अंदर बंद हो गई। जब हेल्थ ही नहीं अच्छी होगी तो हम काम कैसे करेंगे। तो हेल्दी लेबर फोर्स की एफिशिएंसी ज्यादा होती है अनहेल्दी पर्सन से। तो वो ज्यादा अर्न करेगा, छुट्टी कम लेगा ऑफिस में आकर, 18 घंटे 19 घंटे काम करेगा। अब कंपनी ने नया लेबर कोड बना दिया जो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंटेड है। लेबर कोड बताइए, एम्प्लॉय के बारे में रूल रेगुलेशंस। अब किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कोई एम्प्लॉय काम करता है तो लगभग 3 वीकली ऑफ मिलेंगे। पहले 2 वीकली ऑफ थे। भाई कल खुश था, कह रहे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी, 25 लाख रुपए सैलरी साल का। मैं 3 दिन छुट्टी, कह रहा हाँ। कह मैं सेंटर बढ़ा दूंगा, केमिस्ट्री फिजिक्स वाला कोडिंग सिखा दूंगा मैं। और 3 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, लेकिन 4 दिन वर्किंग, जो 1 दिन छुट्टी दी गई है उसका एक्स्ट्रा वर्क बाकी 4 दिन करना पड़ेगा। तो ऑफिस सुबह 8 से लेकर रात में 8 बजे तक हो। हाँ, 4 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। ये और भी कई सारे काम किए गए हैं, लेकिन अब 3 दिन वीकली ऑफ कंपनीज देंगी। एम्प्लॉय को प्रॉपर रेस्ट का टाइम मिलना चाहिए। हाँ, प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की सारी कंपनी करेगी। ये लेबर लॉ तो कंपलसरी होता है ना मानना। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें बनी हैं, कितना पीएफ भी बढ़ाया जाएगा और सब चीजें भी बढ़ेगी। ठीक, तो अब ये तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ पे खर्च करेंगे। अगर आप जूस पीते हैं 1 गिलास रुपए एक डेली का, तो इसका मतलब ये आपका एक्सपेंडिचर है आपकी हेल्थ के ऊपर, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तीसरा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को, ब्रदर कह रहा था कि हम 2-3 साल भी अच्छे से काम कर लूंगा तो मेरी कंपनी मुझे ट्रेनिंग के लिए यूएस भेज देगी। और उस पे ट्रेनिंग पे कितना खर्च होगा, 5 लाख रुपए खर्च होता है मान लीजिए। तो कंपनी ये 5 लाख क्यों खर्च कर रही है, उसे पता है कि जब एम्प्लॉय ट्रेंड होकर आएगा तो उसकी स्किल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो वो जितना हमने खर्च किया उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट हमें दे देगा। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है और एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग से हमारी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेबर की ज्यादा अर्निंग करने के कैपेसिटी को कैपिटल बोलते हैं। बस यहाँ पे इंसान का सिर्फ एक ही पहलू लेते हैं कि वो कितना कमा रहा है। बाकी इंसान कैसा, रिक्शा पर बड़ा अच्छा इंसान है, रोज पूजा करता है, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस ये ह्यूमन कैपिटल का मतलब कौन कितना ज्यादा अर्न कर रहा है, बस अर्निंग देखते हैं इंसान की। और क्यों अर्निंग कर रहा है, कैसे ज्यादा हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करें, तो हेल्थ पे खर्च करें, एजुकेशन पे खर्च करें, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे खर्च करें। और इसके अलावा एक सोर्स है कि आप माइग्रेशन। माइग्रेशन का मीनिंग क्या है कि मेरा एक ब्रदर है यहाँ, ब्रदर आपके भाई में बड़े एग्जांपल्स हैं। भाई मेरे मामा का बेटा है बचपन से फादर की डेथ हो गई तो वो एजुकेशन नहीं ले पाया, तो उसकी यहाँ पे थोड़ा सा स्किल फॉर्मेशन कर लिया, कुछ काम सीख गया, फॉल सीलिंग कैसे रखती है, बचपन से काम सीख गया, तो फिर अर्निंग उसके हाथ में स्किल आ गई। अब एजुकेशन नहीं, डिग्रीज नहीं है, लेकिन स्किल हाथ में है। तो यही काम करने के लिए वो इंग्लैंड चला गया, बैंक से 20-25 लाख रुपए का लोन लिया, उसने इन्वेस्ट किया 20-25 लाख रुपए, इंग्लैंड चला गया। अब यही काम वो इंग्लैंड में कर रहा है।
अपनी फैमिली को 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ भेज देता है। तो जिस फैमिली के पास बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, वो हर महीने 4 से 5 लाख भेज दे। कोविड के टाइम पर भी उसने 1 से 50,000 से 1 लाख में भेजा है। तो अब अच्छा ह्यूमन कैपिटल तो है ही है। वहाँ पे करेंसी का एक्सचेंज रेट ज़्यादा है। लेकिन मैंने कहा तुम तो वहाँ रह रहे हो, वहाँ रहने की कॉस्ट ऑफ लिविंग, कहता कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट कर ली है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है, और वहाँ ये सब कैलकुलेट करने के बाद ही एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है मेरे पास, तो मेरा जाना फायदेमंद होगा। तो वहाँ पर लोग माइग्रेट करते हैं गाँव से शहरों की तरफ, शहरों से यूएस की तरफ, क्योंकि अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए। तो माइग्रेशन से भी हमें अच्छी ह्यूमन कैपिटल अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लोग गांव में जो इंसान 50 रुपए कमा रहा होता है, दिल्ली में आके वो 2-3 हजार रुपए कमाना स्टार्ट करता है। तो माइग्रेशन भी ह्यूमन कैपिटल बनाता है। और एक लास्ट है सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। 12th के बाद कौन सा कॉलेज लेंगे, कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा कोर्स बुरा है, इस सब की जानकारी के लिए भी हम कुछ पैसे खर्च करते हैं। हम सोचते हैं कि ये कोर्स, काउंसलर के पास जाते हैं, हम सोचते हैं ये कोर्स करेंगे तो इस कोर्स के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, प्लेसमेंट कितना होगा, पैकेज कितना मिलेगा, ये सब के लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उसके लिए हम कुछ पैसे खर्च करते हैं। जो एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा एफिलिएटेड है, नहीं एफिलिएटेड है, कहाँ से एम्प्लॉयबल स्किल मिलेगी, प्रॉपर नहीं मिलेगी, जानकारी, नॉलेज के लिए जो पैसे खर्च करते हैं कि अब हम क्या करेंगे आफ्टर 12th, तो ये एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन है। कुछ 8-10 हजार 15 हजार खर्च करोगे तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इससे आपकी सही डायरेक्शन में कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी एम्प्लॉयमेंट मार्केट में। आपको ये देखना है कि किस मार्केट में लेबर की डिमांड ज्यादा है, किस कोर्स में, और लेबर की सप्लाई वहां पर कम है, ताकि जो वेज रेट हो, आपकी सैलरी हो, वो थोड़ी हाई डिसाइड। इस सब की इंफॉर्मेशन लेने के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़े, तो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन है। इस तरीके से हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बना सकते हैं अपनी कंट्री में। तो 5 सोर्सेस हो गए: एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन और इन्फॉर्मेशन। भाई माइग्रेट किया है तो पैसा लगा है, 25 लाख। मुझसे भी क्या था, चलो चलते हैं। मैं कहा मुझे भी सीलिंग नहीं आती। कह रहा ये तो मैं सिखा दूंगा ना, मेरे साथ मुझे प्लस्तर देना, तुम पकड़ा 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 प्लस्तर। कहता हाँ, गिट्टी प्लस्तर ईंटा पकड़ाना, मैं ऊपर से प्लस्तर करूंगा, आप तुम सीख जाना। तो 4 लाख 5 लाख रुपए। मैं कहा नहीं, ये मोरंग प्लस्तर नहीं कर, तुम जाओ। रेलवे से छोड़ने के अभी भी टाइम है। कह रहा कि मैं कहा 25 लाख कहाँ से लाए। कह रहा सारी जमीन बेच दी, घर बेच दिया। उसके मदर फादर गुरुद्वारे में रहने आ गए थे, मतलब सब बेचने के बाद पूरा घर प्रॉपर्टी बेचने के बाद 25 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। तो फादर मदर सब गुरुद्वारे में वहीं लंगर खाते थे। अब सबने आलिशान कोठी वगैरह ले ली है। तो मैं ये नहीं ले पाया कि मैं सब कुछ बेच बाच के वहां चले जाऊं। वो रास्ता उसके पास नहीं था, या तो वो 6-7 हजार की इनकम पे यहाँ सर्वाइव करे, या एक बार रिस्क ले ले। रिस्क ले लिया उसने। तो माइग्रेशन पे भी पैसे खर्च होते हैं, फ्री में कोई माइग्रेट नहीं करेगा। फिर वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है, उसके बाद जो बच गया वो फिर आपकी सेविंग होगी। कुछ बचाओगे तभी वहां पर जाने से बेनिफिट है। तो सब 6,000 में यहाँ भी काम चल ही रहा था। इसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या मतलब, इसके रास्ते की क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब कंट्री में क्यों नहीं बन पा रहा अच्छा ह्यूमन कैपिटल, क्या रीजन है उसके, क्या क्या बैरियर्स आ रहे हैं। या इसका पहले इंपॉर्टेंस देख लीजिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका भाई। बिल्कुल, ज्यादा जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा क्योंकि उनकी अर्निंग बढ़ेगी। सेकंड है कि अगर इंजीनियर अच्छा होगा तो फिजिकल कैपिटल यानी कंप्यूटर को, मशीनों को ठीक तरीके से ऑपरेट कर पाए, तो फिजिकल कैपिटल की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। कि कंप्यूटर को एक इंजीनियर ठीक से हैंडल कर सकता है, तो मशीन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है तो अच्छा ह्यूमन कैपिटल चाहिए। ठीक, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने से क्या होगा, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये जीडीपी के अंदर ही पॉइंट अल्टीमेटली आ गया। और क्या फायदा होगा, ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी तो कंट्री में नए नए इनोवेशंस होंगे, नए नए स्टार्टअप स्टार्ट होंगे,
इनोवेशंस कंट्री के अंदर होंगे, ये लिख सकते हैं, इन्वेंशंस होंगे, रिसर्च होंगे नए नए, सब ह्यूमन कैपिटल करेगा कंट्री के अंदर। और मॉडर्न एटीट्यूड आएगा लोगों के अंदर, जिसमें कि लोग पहले क्या था कि बेटी को मानते थे कि बेटी नहीं होनी चाहिए, अब उनको लग गया कि नहीं, बेटी भी ह्यूमन कैपिटल बन सकती है, ये भी इक्वल अर्न कर सकती है। तो लोगों का सोचने का तरीका, नजरिया बदलता है, एटीट्यूड बदलता है सोचने का, मॉडर्न एटीट्यूड आता है उनके अंदर, क्योंकि एजुकेशन मिल गई, अच्छी अच्छी हेल्थ मिल गई, तो दिमाग में मॉडर्नाइजेशन की तरफ आएगा। पुराने थिंकिंग जो है कि मेल फीमेल इक्वल नहीं है, वो सब चीजें पीछे हो जाएंगी, वो इक्वालिटी की तरफ जाएंगे, मॉडर्न एटीट्यूड आएगा। और अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी, डेवलपमेंट का सिंबल है, ये बढ़ेगा। और क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूव आता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा जब अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी हेल्थ मिलेगी, अच्छा प्रोडक्टिविटी अच्छी है डॉक्टर की, एम्स के जो सर्जन है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी बेटर होगी रिक्शा की क्वालिटी ऑफ लाइफ से देखा जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूव आएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, कंट्री में इनोवेशंस बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, जीडीपी इंक्रीज होगा, फिजिकल कैपिटल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो ये सब बेनिफिट मिल सकते हैं। तो कंट्री में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बन पा रही अच्छी ह्यूमन कैपिटल? एक प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब दिमाग का कंट्री के बाहर चले जाना। हमारी कंट्री में अच्छी एजुकेशन लेते हैं आईआईटी वाले लोग, एम्स में पढ़ते हैं, तो जब जॉब करने की बारी आती है तो यूएस चले जाते हैं। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, मास्टर कार्ड के सीईओ, ये सब इंडिया में आईआईटी पढ़ते हैं, लेकिन जॉब कहाँ करते हैं? इंग्लैंड में। तो तैयार हमने किया था, लेकिन वो हमारी कंट्रीज चले गए, ये ब्रेन का ड्रेन हो गया। तो ये ब्रेन ड्रेन बड़ी प्रॉब्लम है, उनको लगता है वहां अच्छी सैलरी मिलेगी, तो मिलती भी है तो वो चले जाते हैं यूएस में जॉब करने के लिए, वही कंट्रीज के अंदर यही करना चाहिए, तो यहाँ उतना फिर उनको पैसा मिलेगा नहीं। अब इंसान फ्री है कहीं भी जाने के लिए, तो ये यूएस के लिए तो अच्छी बात है, हमारी कंट्री के लिए ब्रेन ड्रेन हो गया, उनका दिमाग कंट्री के डेवलपमेंट में यूज नहीं होता, यूएस में यूज होता है, यूएस की कंपनी को बेनिफिट दे रहे हैं, तो ब्रेन ड्रेन एक पॉइंट आ गया। और क्यों नहीं बन पाता? कंट्री में हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से फिर प्रॉब्लम आती है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी सबको मिल नहीं पाती, एजुकेशन सबको मिल नहीं पाएगी, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम हो जाएगी जब इतनी पॉपुलेशन को मैनेज करता है, सबको तैयार कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा कंट्री में। और पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट ने तो स्किल इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट किया हुआ है, मिशन स्टार्ट किया हुआ है, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया शुरू किया हुआ है, तो समझ रहे कि स्किल बहुत जरूरी है, डिग्री से काम नहीं चलेगा, काम की स्किल होनी चाहिए। और क्या प्रॉब्लम आएंगी ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में? और तीसरा, इंडिया के साथ समस्या देखिए, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कम है, जितने नए स्कूल खोलने चाहिए, जो स्कूलों के अंदर फैसिलिटी चाहिए, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, मेडिसिन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, या फिर इनएफिशिएंट रिसोर्सेज, पैसा कम है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता। पैसे ना होने की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते, पढ़ नहीं पाते, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये भी रीजन है। टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ये पॉइंट भी है, हाई ग्रोथ पॉपुलेशन आ गया, और प्रोडक्शन का कोई नहीं है, ब्रेन ड्रेन है, हाई ग्रोथ पॉपुलेशन है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, करप्शन का पॉइंट भी है, लेकिन सीरियस इनएफिशिएंसीज भी। सीरियस इनएफिशिएंसीज का मतलब ये है कि कंट्री में जो लोग एम्प्लॉयड हैं भी, वो भी अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब फुल टाइम पर लगता तो है कि जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी उस सेक्टर में नहीं है, ये एक टाइप की एफिशिएंसी, इनएफिशिएंसीज है।
कि हम अपने सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज्ड नहीं कर पा रहे। तो इनएफिशिएंसीज बोला जाता है इन्हें, कि लोग अंडर एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है कंट्री के अंदर, कंट्री में एजुकेशन नहीं है, ये भी इनएफिशिएंसीज है हमारी कंट्री में, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज है, ये भी इनएफिशिएंसीज है। तो सीरियस इनएफिशिएंसीज है, हम अपने रिसोर्सेज को किसी रीजन से यूज नहीं कर पा रहे, ये भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कंट्री में। बच्चे ने बोला कि वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वीक साइंस है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडिया में कम यूज होती है इन केस ऑफ प्रोडक्शन। जी हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगी, ये इनएफिशिएंसीज में आ जाएगा। ये सब रीजन है जिससे कि कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं बन पाता। एक आइडिया रखना दिमाग में कि सब प्रॉब्लम आ सकती है जिससे कि कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा। दिमाग एक बार माइंड वहां ऑप्शन देखिए तो काम कर जाएगा कि ये सब चीजें दिक्कत है जिससे हम कंट्री में अपने ह्यूमन कैपिटल नहीं बना पाते। एक बैंक है, इसकी रिपोर्ट आई थी, जर्मन बैंक है, ड्यूट्स बैंक। इसकी रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ग्रोथ सेंटर, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर। इसने कहा है कि आने 2020 तक, ये रिपोर्ट इसकी तो बहुत पहले आई थी 2002-3 में, इसने कहा था 2020 तक दुनिया में 4 ग्रोथ सेंटर्स होंगे जिसमें से इंडिया एक होगा। मतलब ऐसे सेंटर जिस कंट्री ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। तो इन्हें पता नहीं था कि 2020 में जीडीपी उल्टी नेगेटिव में चली जाएगी, किसी को प्रेडिक्शन ही नहीं था कितना ग्रोथ, ये भी सिचुएशन आ जाएगी। इंडिया ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रिकवर की कैपेसिटी थी ना। तो कीन्स कहता है कि इकोनॉमी कैपेसिटी तो है लेकिन किसी रीजन से डिमांड कम हो गई कोविड के बाद से। तो वी शेप रिकवरी बोलते हैं ना इसको। इकोनॉमी गिरी है फिर एकदम से उठ गई। वी शेप रिकवरी इसलिए कि इकोनॉमी में कैपेसिटी है लेकिन किसी रीजन से, बीमारी की वजह से वो इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, गिर गई है। तो जैसे वो चीज ठीक होगी फिर रिकवरी हो जाएगी। तो फाइनेंस मिनिस्टर बोलती थी वी शेप रिकवरी होगी, वी शेप रिकवरी। लेकिन अब यूक्रेन क्राइसिस आ गया वर्ल्ड में, एक मेजर दिक्कत आ गई इकोनॉमी के लिए, सभी इकोनॉमी आपस जुड़ी हुई है। कोविड से निकले तो ये वर्ल्ड वार की सिचुएशन आ गई। इंडिया की जीडीपी इफेक्ट हुई है इस वॉर से? क्यों नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा इफेक्ट है, इफेक्ट होता है। सब चीजें बाहर से बाई इंपोर्ट करते हैं, मैग्नीशियम, यूरेनियम बाहर से, पेट्रोल वगैरह सब एक्सपेंसिव है। वर्ल्ड में कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो इफेक्ट तो होगा ही होगा। तो ये 2020 तक इंडिया एक ग्लोबल ग्रोथ सेंटर्स होगा। और एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी, इंडिया एंड नॉलेज इकोनॉमी। इन्होंने कहा था कि इंडिया अपनी नॉलेज को, अपनी रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज करेगा तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1000 यूएस डॉलर से बढ़कर, ये 2002 में थी, 2020 तक पहुंच जाएगी 3000 यूएस डॉलर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम अलग दे रखा है थोड़ा सा, चलो इसको मान लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या है देख लो, बता दो एक बार। ढूंढना पड़ेगा वैसे पैसे हम कौन से लेंगे, मतलब कौन से ज्यादा। एनसीईआरटी वाला ही है, तो ये तो सब दोनों में सेम ही होगा रिपोर्ट। एनसीईआरटी 2011 12 15 16 में वो सर 2020 21 का भी डेटा, ये रिपोर्ट तो पुरानी है, इसका तो ये ठीक होगा। ये तो हाँ, बाकी सेम है। ये तो डेटा सही आएगा, ये तो रिपोर्ट है उसकी ना, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। तो यूएस की इनकम 2002 से बढ़कर 2010 तक पर कैपिटा इनकम 1000 यूएस डॉलर से बढ़कर 3000 यूएस डॉलर हो जाएगी वर्ल्ड इकोनॉमी में, इंडिया एंड नॉलेज इकोनॉमी। और ऐसा करने के लिए उसने कहा कि इंडिया को 3 चीजें करनी पड़ेंगी। तो उससे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करनी है तो उसे 3 काम करने होंगे। उसके पास 3 चीजें हैं कि वो ऐसा कर सकता है। एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। सेकंड पॉइंट, ये लिबर्टी इंडिकेटर्स में आता है डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी है उसके पास ये चीज, और दूसरी उसके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये करने के लिए, और तीसरी चीज है उसके पास स्किल्ड वर्कर।
ये 3 चीजें इंडिया के पास ऐसा है कि वो अपनी पर कैपिटा इनकम को $1000 से बढ़ाकर $3000 तक ला सकता है 2020 तक। अभी तो कम है, इतनी नहीं है। वो कोविड की वजह से कुछ ठीक नहीं हो पाया ना। 20 में कोविड, या क्या मानता कोविड आ जाएगा? 18 साल पहले की रिपोर्ट है ये। अब मैं बोलूँ आज से 20 साल बाद ये हो जाएगा, लेकिन जब 2040-42 आएगा तो उसमें पता नहीं क्या सिचुएशन, वर्ल्ड वॉर हो चुका, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अभी फिर से आया था कि जल्दी वो मतलब हो सकता है जॉब तो क्रिएट करनी है। जॉब गवर्नमेंट खत्म है, प्राइवेट्स में ही आप जाओ। जॉब सिक्योरिटी है, बिल्कुल ये बात मानते हैं। कुछ भी हो गया जॉब रहेगी, और लीव भी मिलेंगे। टेंशन फ्री मतलब लाइफ सुकून से आपकी हो गई है, ठीक है। टेंशन रहती है, थोड़ी सी टेंशन रहती है इसमें कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बाकी पैसे सब अच्छे देते हैं। जॉब सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा दिक्कत होती है, डर होता है कि रिसेशन कभी आ गया। गवर्नमेंट जॉब तो प्राइवेटाइज हो रही है। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट जैसे बच्चा पूरा डिफेंस मिनिस्ट्री में, हेल्थ मिनिस्ट्री में, पुलिस में, पुलिस आर्मी वगैरह रहेगी आपकी। गवर्नमेंट में तो कोविड में अगर सैलरी कट के आती थी तो 1-2% ही कटी थी, तो उसमें जाता था। बाकी प्राइवेट में तो 50%, 60% कट के आती थी। कंपनी को नुकसान नहीं हुआ, जबकि बस सैलरी उन्होंने बहाने से कट कर दी। कभी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट, ग्रोथ नहीं यहाँ पे। गवर्नमेंट पर लग गए उसी पोजीशन, थोड़ा सा रहने के चांस। बिल्कुल। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो गई। इंडिया नॉलेज इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम 1000 से 3000 बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया के पास 3 चीजें हैं करने के लिए। प्रॉब्लम इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस भी देख लिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, कंट्री इनोवेशन होंगे, मशीन को ठीक से यूज कर पाएगा इंजीनियर, ये चीजें हैं। इसके बाद में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हेल्थ सेक्टर में क्यों जरूरी है? एजुकेशन में या हेल्थ में गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों जरूरी? प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, सब अफोर्ड कर पाएंगे। सेकंड कि अगर इस सेक्टर को हम रेगुलेट नहीं करेगी गवर्नमेंट, फ्री छोड़ देगी, तो इस सेक्टर में जो डैमेज होता है वो रिकवर नहीं होता। कोई पेशेंट जा रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, वहां पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती वहां पर, तो उसकी जान एक बार चली गई तो वापस नहीं आएगी। किसी ने कोई कॉलेज खोल दिया नकली वकली, अब बच्चों ने एडमिशन ले लिया, फिर 3 साल खराब हो गए तो रिकवर नहीं कर सकते। तो ये 2 सेक्टर ऐसे हैं कि जहाँ पे जो डैमेज है वो रिकवरी नहीं होती, इसलिए गवर्नमेंट का यहाँ पर करना जरूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 12th तक की एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए एनसीईआरटी बनाई है। इनकी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं बच्चे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके लिए फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन कंट्रोल करने के लिए यूजीसी बनाया गया है। ये 12th के बाद की एजुकेशन को रेगुलेट करता है। यूजीसी से सारी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड होती है। और इसके बाद मेडिकल को, इंजीनियरिंग को रेगुलेट करने के लिए AICTE बनाया गया है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बनाई गई है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग एजुकेशन को रेगुलेट करती है, ठीक करती है, कॉलेज को एप्लीकेशन देती है, नॉर्म्स बनाती है उनके। और मेडिकल के लिए बनाया गया है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका नाम शायद अभी चेंज हुआ है, कुछ मेडिकल कमीशन या मेडिकल आयोग, कुछ ऐसे नाम बना है इसका आज के डेट में। ICMR का नाम चेंज हुआ है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का नाम गवर्नमेंट ने इसका चेंज कर दिया है। ये मेडिकल की एपेक्स बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। AICTE इंजीनियरिंग की एपेक्स बॉडी है। नहीं बदला तो है नाम, ICMR हो गया, पहले कुछ और था। नहीं ये था नाम, चेंज हुआ है, ICMR से बदला उन्होंने कुछ अभी। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, नहीं कुछ नाम बदला है इसका, हो सकता है बहुत पहले हो, बाद में ICMR हुआ, उसके बाद अभी नया कुछ चेंज किया। गवर्नमेंट को एजुकेशन में GDP कितना % गवर्नमेंट स्पेंड करती है?
एजुकेशन हाँ 6-7 6% करना चाहिए, ये बताया है एजुकेशन कमीशन। एजुकेशन कमीशन ने कहा है कि 6% तक खर्च करना चाहिए जीडीपी का। खर्च 4.5% के राउंड होता है, 4% के राउंड होता है, 4% के आसपास गवर्नमेंट खर्च करती है जीडीपी का, क्योंकि 6% गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए। करना इतना खर्च करना चाहिए, लेकिन खर्च वो 4% करती है पैसे ना होने की वजह से, रिसोर्सेज कम होने की वजह से गवर्नमेंट के सिर्फ जीडीपी का 4%। और ये बताया था बहुत पहले ही, कमेटी बनी थी 1964 में, 64 से लेकर 66 में एजुकेशन कमीशन बना था। उस एजुकेशन कमीशन ने कहा है कि जीडीपी का कम से कम 6% खर्च कीजिए, जब खर्च सिर्फ 4%, 4.5% करते हैं जीडीपी का। ये गवर्नमेंट सेक्टर का है, पब्लिक सेक्टर का, इतना खर्च करना चाहिए। जीडीपी का 6% खर्च करना चाहिए। एक कमेटी बनी तपस मजूमदार, नाम सुना है इसका? मजूमदार है, तपस मजूमदार बनी, इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई 1998 में। इसने कहा कि अगले 10 सालों में 1998 1999 मान लीजिए, वो 89 थोड़ा चेंज हो गया। ये उन्होंने कहा गवर्नमेंट को एजुकेशन पे 1.37 लाख करोड़ रुपए खर्च करने, 1.37 लाख करोड़ रुपए खर्च करने अगले 10 सालों में सभी बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। 6 से लेके 14 अंडर एज के सारे बच्चों को एजुकेशन देनी है। तो अगले 10 सालों में, यानी कि 1999 की बात है, इतने पैसे गवर्नमेंट को 1.37 लाख करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए, तपस मजूमदार ने बोला। तो एक्चुअल तो देखना ही पड़ेगा कि खर्च किया है कि नहीं किया। 1.37 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को खर्च करने पड़ेंगे और इतने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। इसके साथ साथ फिर 2% गवर्नमेंट सेस भी लेती है। सेस मतलब टैक्स के अलावा जो पेट्रोल कटता है तो उसमें 2 रुपए गवर्नमेंट 2% सेस भी लेती है। मतलब वो पैसा बच्चों की सीधे एजुकेशन पे खर्च होगा टैक्सेस के अलावा। हाँ, सेस बोलते हैं, एजुकेशन सेस इसको। ये भी बात है कि सर गवर्नमेंट प्राइमरी एजुकेशन पे ज्यादा करती है और हाई लेवल पे नहीं करती। बिल्कुल, प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन अगर पर स्टूडेंट्स की बात करें तो पर स्टूडेंट्स पे हायर लेवल पे एक्सपेंडिचर ज्यादा है, लेकिन टोटलिटी की बात करें तो प्राइमरी लेवल टोटलिटी खर्च ज्यादा। ठीक, पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर हायर पे ज्यादा है, टोटलिटी में जितना हाई होता है हाँ बच्चे निकलते, कम बच्चे जाते हैं हायर लेवल पर, तो जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर है, वो ज्यादा होता है टर्शियरी लेवल। टोटलिटी में नीचे प्राइमरी में ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर, इसमें नहीं कर पाता कि हायर लेवल पर ही चाहिए हमें अच्छी। वो अरेंज के लिए अपने वो हेल्थ वाले बोल रहे थे थोड़ा कॉलेज खोल रहे उस लैंड पे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब करप्शन खत्म हो जाता तो सब खत्म सीख हो जाता। अब थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में सिर्फ हेल्थ वाला पार्ट है, एक बार चेक करना पड़ेगा सिलेबस। सिर्फ हेल्थ वाला पार्ट है, वही जो अपने सिलेबस में था। अगले साल मुझे लगता है कि सीयूईटी के एग्जाम्स में पूरी माइक्रो लेकर आए। हाँ माइक्रो, की माइक्रो तो कॉलेज में बच्चा पढ़ेगा जाकर, अभी टाइम कम था तो थोड़ा कम सिलेबस ऐड किया, थोड़ा इजी रखते हैं। अगले साल तक पूरी माइक्रो तक लेके आ जाए। तो ये इम्पोर्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स में थोड़ा हेल्थ का पॉइंट देख लेते हैं। हेल्थ मींस इस बार आई भी थी बोर्ड में डेफिनेशन क्या हेल्थ की, पब्लिक हेल्थ। हाँ ठीक, इसमें थी ना पब्लिक हेल्थ के ऊपर से डेफिनेशन थी, पब्लिक हेल्थ के ऊपर था क्वेश्चन, आपके सेट में नहीं था। पब्लिक हेल्थ में शायद मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा गया है। तो हेल्थ मींस फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ बोथ।
बिल्कुल ठीक बता रहे बच्चे। हेल्थ इंडिकेटर्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है वैसे? Supporting services. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स मींस, शांतनु पता है? तो पूछ लो बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मीनिंग तो वैसे मेन बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स मींस होता है जो चीजें हमें सपोर्ट कर रही हैं। फोर्स, यहाँ एग्जांपल देखें क्लासरूम में, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्शन में क्या चीज सपोर्ट कर रही है? अगर हम सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है हमें इलेक्ट्रिसिटी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सपोर्ट करे। फिर ये क्लासरूम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, ये सब बिल्डिंग वगैरह ये सपोर्ट कर रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। फिर हमें मीन्स ऑफ ये अपना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आने जाने के लिए जो बाहर ट्रांसपोर्टेशन है उसने हेल्प किया, तभी आप यहाँ पहुंच पाए, सड़क रोड से वगैरह, फ्लाईओवर वगैरह जितने भी है। फिर ये अपना इंटरनेट वगैरह जो है, इंटरनेट हमें सपोर्ट कर रहा है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर ये सब खोलने के लिए हमने बैंकिंग से कुछ लोन लिया है, बैंक भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर स्कूल, कॉलेज और जो हॉस्पिटल्स हैं, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स का एग्जांपल आ गया। सब चीज मतलब जो आप देख रहे हैं, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। जितने भी कंट्री के पोर्ट्स हैं, जो भी एयरपोर्ट्स हैं, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। जो भी इरिगेशन फैसिलिटीज हैं गांव में, प्रोडक्शन को सपोर्ट करती हैं, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गई। ठीक, और जितना भी सैनिटेशन सिस्टम है, ये सैनिटेशन सिस्टम भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज के लिए जो गवर्नमेंट ने काम किया है, वो भी सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया। तो ये सब चीजें, सड़क, बिजली, पानी, ट्रेन वगैरह, बुलेट ट्रेन, एयरपोर्ट, ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। सब चीजें, जितनी भी चीजें ये आ गई, सब इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, जो बाहर की चीजों को, प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, गैस पाइपलाइन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, फाइनेंशियल सिस्टम, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब चीजें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। क्या इसका इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉइंट दे देगा बच्चा कि ठीक है सर, इरिगेशन फैसिलिटीज होंगी तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, और भी कई रास्तों से। सड़क है तो कई सारे बेनिफिट मिलेंगे डायरेक्टली, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, और इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी अगर रोड्स अच्छी मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाएंगे, सड़क, बिजली, पानी, तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, फ्लावर्स बनेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर बनेगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर आ जाएगी कि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी बेटर मिलती है। जहाँ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अच्छी है, एयरपोर्ट अच्छा है, पानी की फैसिलिटी, इंटरनेट है, रोड है, फ्लाईओवर है, वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी ठीक होगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंट्री में बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बाहर से कंट्री में इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगा। और इंटरनेट या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे हैं तो कंट्री में आउटसोर्सिंग बढ़ेगी। ठीक, और पूरा ओवरऑल कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। रोड बनाओगे एम्प्लॉयमेंट होगी, सड़क पे मेट्रो बनाओगे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो जब हाँ, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन और हेल्थ, ये हो गया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा। और एक हो गया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आ गया बैंकिंग, रोड, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। ये चीज हमारी फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है, हमारी एफिशिएंसी को ये भी इंक्रीज करेगा, ये डायरेक्टली इंक्रीज करता है। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बैंकिंग, हॉस्पिटल, ये सब। सोशल के अंदर स्कूल, कॉलेज और हेल्थ वगैरह इंक्लूड, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी, ये सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। तो इसका इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा। बिना बिजली के, पानी के, रोड के, सीड्स कैसे गांव तक लेके जाओगे, और गांव से जो प्रोड्यूस बनाओगे मार्केट तक कैसे लेके आओगे? तो उसकी लैंड चाहिए, सड़क चाहिए, कनेक्ट कर लेना अपने पॉइंट। इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी के बिना कंपनी कैसे रन होगी? फ्लाईओवर नहीं होंगे, मार्केट लिंकेज नहीं होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा? फिर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करता है, बाहर से कंट्री में एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगा।
कंट्री में आउटसोर्सिंग बढ़ेगी, कंट्री में कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी कुछ इकोनॉमी चल रही है तो नहीं चलेगी। हमें सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में देखना है थोड़ा सा। लिखने के बाद तो बेटर है। बब्बी एमसीक्यू थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा, पढ़ लोगे तो टिक लगाने के चांसेस है। हाँ, हेल्थ का मीनिंग, हाँ एनर्जी हट गया, छोटा हो गया। हेल्थ सेक्टर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इंक्लूड होते हैं आपके आपके हॉस्पिटल, डॉक्टर्स जो हैं, जो नर्सिंग पर्सनल्स हैं, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल में क्या क्या इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आएगा। कितने बेड हॉस्पिटल के अंदर है, ये सब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यहीं पे आएंगे। तो हेल्थ सेक्टर्स में क्या क्या चैलेंजेस हैं? एक मेजर चैलेंज सेक्टर के अंदर है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, हाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो जीडीपी का बहुत ही कम परसेंट यहाँ गवर्नमेंट स्पेंड करती है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शांतनु बहुत कम है हेल्थ सेक्टर के अंदर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, कभी कभी इक्विपमेंट नहीं मिलते हैं, सब टेस्ट बाहर से कराइए। तो ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर थोड़ा कम है। दिल्ली गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा काम मोहल्ला क्लिनिक खोल के किया है, थोड़ा बहुत दिखता है कि हाँ हेल्थ को अच्छा किया है, पब्लिक स्कूल को अच्छा किया है थोड़ा। सेकंड एक चैलेंजेस है कि जो बच्चे हैं इंडिया में, लगभग मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, 2.2 मिलियंस लिखा है, वैसे मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो हर साल डेथ हो जाती है क्योंकि उनके पास एक मेल न्यूट्रिशन की वजह से या प्रॉपर एक इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ मेडिसिन की सप्लाई कम होने से या वैक्सीनेशन कम होने की वजह से या मेल न्यूट्रिशन की वजह से मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन की इंडिया में डेथ हो जाती है। हेल्थ पढ़ते हैं तो बच्चों की बात के साथ में वुमेन का पॉइंट आता है। इंडिया में 3 लाख के अराउंड गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी बिलो द एज ऑफ 15 ईयर आर नॉट ओनली मैरिड बट दे बोर्न चाइल्ड एट लीस्ट 1। सिर्फ मैरिज ही नहीं हो गई, कम से कम 1 एक चाइल्ड भी है। तो ये हेल्थ का इशू है, एज 15 साल से कम है। और वुमेन द एज ग्रुप बिटवीन 15 to 40 एज ग्रुप सफर्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी, खून की कमी है, एनीमिया से सफर्ड हो रही हैं वुमेन जिनमें खून की कमी होती है, जिससे बच्चे के टाइम पर मैटरनल डेथ का एक बड़ा रीजन माना जाता है। ठीक, खून की रिक्वायरमेंट थी, बॉडी में खून पहले ही कम था, खून ज्यादा निकल गया, डेथ हो गई। तो 15 से 40 साल की वुमेन जो है वो एनीमिया की से परेशान है। और एक चीज, बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है, फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड 1000 मेल पर इंडिया में 929 फीमेल है। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट आता है। फीमेल फोर्टिसाइड हेल्थ का इशू है। जन्म लेने के बाद तो बड़ी कंडीशन थी, जन्म लेने ही नहीं दिया गया, उससे बड़ी हेल्थ का प्रॉब्लम क्या हो सकती है, किसी को जन्म नहीं ना लिया दे दिया जाए, तो ये बड़ा मेजर आता है इशू। तो वुमेन हेल्थ का और बच्चों का 2 हमारी सोसाइटी के बड़े सेंसिटिव पिलर्स होते हैं। तो जब हेल्थ को देखते हैं तो इन दोनों की हेल्थ को प्रायोरिटी, हम मेल तो बाहर कहीं ना कहीं छोले कुलचे खा के अपना मस्त रहता है, ठीक, तो ये दोनों को, बच्चों को और इनको वुमेन का हेल्थ का मेन इंडिया में चैलेंज आता है। हाँ, पहले राइट का क्वेश्चन था तो अब वो हट गया, हटा दिया हाँ, तो सर काफी टाइम हो गया हुआ है, कब हटाया? सर अभी रिसेंट जो है लास्ट वीक में ना अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं। मतलब हाँ लीगली वैसे अलाउड है, पर कुछ ज्यादा प्रोसेस होगा, ये शायद कर ही सकते। तो अगर हेल्थ की कोई इफेक्ट पड़ा फीमेल की तब होता है, तभी होता है। बट अभी तो हम ऐसे क्वेश्चन करवाने से करवा सकते हैं, तो अब वो हटा दी, पहले कुछ गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, बिल्कुल परमिशन लेनी चाहिए। हेल्थ, ये तो हेल्थ का इशू। लेकिन अब क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म को मानेंगे नहीं, ठीक है, हमारे यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है, कोई परमिशन नहीं, ऐसे हो जाता है। हाँ, मानना होता है लेकिन मानते नहीं लॉ ना। रेड लाइट पे रुकना भी तो लॉ है। कौन रुकता है, कितना रुकते हैं, निकल जाते हैं लोग। सामने पुलिस वाला खड़ा है तो रुकते हैं, अगर सामने नहीं है तो रुकेगा। तो फिर ऐसे हर जगह पुलिस वाले कैसे खड़े रह सकते हैं? ये देखो, लॉ बनाने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता।
सोसाइटी में जो है अवेयरनेस जो है एजुकेशन के थ्रू एक जनरेशन दाव तो बनाना जरूरी है कि अगर गलती करता है तो सजा मिल सके, तो गलती करने की बात शुरू होता है, उससे पहले गलती हुई ना, उसके लिए फिर कुछ पहले ही काम करना, मिस्टेक हुई ना, हम रेड लाइट क्रॉस ही ना करें, क्रॉस कर देंगे फिर पनिशमेंट आएगी, वो तो एक लॉ फिर काम करेगा। तो ये हेल्थ के कुछ पॉइंट प्रॉब्लम्स इंडिया में है, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज नहीं है। एक पॉइंट आता है जीबीडी का, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। क्या दिखाता है ये? कि कितने साल तक वो कंट्री डिजीज से लड़ती रही है, कितना उससे इफेक्ट पड़ा है पूरे वर्ल्ड में जितने जो डिजीज है तुम्हारी कंट्री में तो होती है, और जिससे डेथ हो रही है लोगों की अपनी एज से पहले, क्या इफेक्ट पड़ा पूरी कंट्री में। कि एक पर्सन, ये एक इंडिकेटर है जो मेजर करता है कि किसी कंट्री में एक इंसान अपनी लाइफ को कितने साल अपनी लाइफ में वो पहले डेथ हो गई उसकी, और या कितने साल वो एक डिजीजेस की बीमारी की कंडीशन में बेड पे रहा है अपनी एक पूरी लाइफ इंटरवल में, कितने साल उसने डिसेबिलिटी की सिचुएशन में गुजारे हैं। 17%। ये 17% है, 20% है। जीबीडी मतलब एक हेल्थ इंडिकेटर, ध्यान रखना, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है, जो दिखाता है कि एक पर्सन कितनी पहले डेथ हो गई, कितने साल बीमारी कंडीशन। जीबीडी इज द हेल्थ इंडिकेटर which cause the number of peoples dying prematurely due to particular disease and spent in the life in the state of disability, कितने साल वो डिसेबिलिटी स्टेट में रहा। जीबीटी हेल्थ इंडिकेटर, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम में से एक है कि इंडिया में जो वाटर बॉर्न डिजीजेज है और जो कम्युनिकेबल डिजीजेज है उससे ज्यादा लोगों की डेथ होती है। तो हेल्थ की प्रॉब्लम्स का पॉइंट आ गया, ये सब चीजें। और क्या इसमें है, हाँ, इंडिया में इंडियन हेल्थ सिस्टम एक ऊपर पॉइंट है, इंडियन हेल्थ सिस्टम। आयुष सुना होगा, आयुर्वेदा, योगा, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, हाँ, आयुष सिस्टम हो गया। कितने ये सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, इंडियन सिस्टम, ये थोड़ा सेफ है, इनएक्सपेंसिव है, सेफ, इनएक्सपेंसिव और इफेक्टिव। कोई साइड इफेक्ट इसका इतना जल्दी नहीं मिलेगा। इंडियन हेल्थ सिस्टम, आयुष का सिस्टम, लगभग इसमें 44,000 हॉस्पिटल्स हैं इनके, और 70,000 प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर रहे हैं, 44,000 डिस्पेंसरीज हैं। हाँ, 4,095 हॉस्पिटल्स है, हाँ 7,000 डिस्पेंसरीज है, 27,000 डिस्पेंसरीज है, ठीक है। 8 लाख रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक हल्का से गाइड है ना, 8-9 लाख 10 लाख क्या, डेटा वैसे नहीं पूछते, और डेटा किसी को याद भी रहेगा नहीं, वहां पर कोई एक बच्चा नहीं होगा कि डेटा एग्जैक्ट बता दे वहां। हाँ, ईयर्स बन सकते हैं, ठीक। और प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। क्या है रोल प्राइवेट सेक्टर का? मैक्सिमम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर में कंस्ट्रक्शन होते हैं। जितने भी आपकी मेडिकल ये है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, मेडिसिन बनने को बेचने को लेकर, मेडिकल स्टोर वगैरह सारे प्राइवेट हैं। 70% हॉस्पिटल इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, जो 2/5 बेड कंट्रोल करते हैं। एक्सेसिबिलिटी बढ़ाती। हाँ, और इंडिया में तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मैक्स फोर्टिस वगैरह, ये बनाए गए हैं ताकि रिच इंडियंस को और फॉरेनर को अट्रैक्ट करने, मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लोग आजकल बाहर से ट्रीटमेंट के लिए इंडिया भी आते हैं मेडिकल टूरिज्म में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जो डॉक्टर हैं वो काफी अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, और थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव है ट्रीटमेंट यहाँ पर, इनएक्सपेंसिव है, डॉक्टर एक्सपर्ट्स हैं, और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बेटर ट्रीटमेंट मिल जाता है उनको, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साथ में भी है।
टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, तो ये सब चीजें होने की वजह से बाहर के लोग टूरिस्ट इंडिया में आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना, ये सर्जरी कराना, ये सब चीजें, इन सब चीजों के लिए इंडिया एक हब बन गया है। तो ये आएंगे कहाँ पर, तो मैक्स फोर्टिस में ही आएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जहाँ टेक्नोलॉजी लेटेस्ट इनके पास है, डॉक्टर भी अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, और सस्ता भी पड़ता है। मेडिकल Medical कंट्रीज से तो थोड़ा अच्छा नहीं होगा ना हमारा, यूएस हाँ, वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अब हेल्थ में इंडिया के पास सब चीजें हैं, बेटर है फैसिलिटी हेल्थ में, बट लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव है, महंगा है यहाँ पर इंडिया में ट्रीटमेंट। ये हम लोग के लिए, हम लोग के हिसाब से थोड़ा महंगा है। एक बार एडमिट हो गया अच्छा खासा हॉस्पिटल बंदा, 15-20 दिन, 1 महीना ठीक हो गया, घर जरूर आएगा, लेकिन वो उसके बाद फाइनेंशियली बीमार हो जाएगा। फिर फाइनेंशियली बीमार वो 10 से 15 साल तक कम से कम रहेगा। इतना लोन उसके सर पे आ जाएगा बैंक का। तो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह को इतना फोकस अब इंडिया लोग करते नहीं है कि हर साल 10,000 रुपए कौन देगा वेस्ट में यार। इंडिया में चाहते हैं कि पैसे दे तो कुछ मिल जाए। ये हर एक इंसान सोचता है कि यार मैंने पैसे दिए तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। वो इंश्योरेंस कुछ मानते ही नहीं है, कहते कुछ नहीं मिला, नहीं मानते। फोन की भी इंश्योरेंस करवा देता है, हर चीज का इंश्योरेंस हाँ, है। यहाँ इंसान का इंश्योरेंस नहीं है, कंपलसरी नहीं होता, वो उसकी अपनी मर्जी वो कर ले, कंपलसरी नहीं कर रखा गवर्नमेंट कि कंपल 10,000 रुपये उसको लगता है कि दे दिए, कुछ मिला नहीं। पूरे साल का पूरी फैमिली, मोटा क्योंकि एज पे डिपेंड करता है, मैंने एक रफ आइडिया ले लिया, 10 से 12,000 रुपये। हाँ, 10 से 12,000 रुपये मान के चलिए, और फिर आपका जो भी 6-7 लाख रुपए तक का हॉस्पिटल का बिल होगा वो पे आप सेफ हो गए, फाइनेंशियली वीक, मतलब बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन गवर्नमेंट, ये अंडर डेवलप्ड कंट्री जो लोग होते हैं उनमें ये फीचर है कि वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस के फोकस नहीं करेंगे। हाँ, उनको चाहिए कि पैसे दे दिए हैं तो तुरंत कुछ मिल जाए, खर्च नहीं करने पैसे, खर्च नहीं करने। ये इंश्योरेंस, गाड़ी के इंश्योरेंस नहीं मिलेंगे बहुत, 50% लोगों के पास, बाइक के इंश्योरेंस नहीं मिलेंगे 70%। करवाना बहुत जरूरी है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी और उसका भी। 3 इंश्योरेंस बहुत जरूरी होते हैं, एक आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस, और एक बाइक इंश्योरेंस, और एक टर्म इंश्योरेंस। एक टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस मतलब मान लीजिए महीने का मैं 1 लाख रुपए, साल कितने हो गए 12 लाख रुपए, 20 साल जिंदा रहूं कितने में से कमाऊंगा? 2 करोड़ 40 लाख कमाऊंगा, तो 20 साल में कमाऊंगा। और आज मेरी डेथ हो जाती है 10 मिनट के बाद, तो ये मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मेरी फैमिली को 2 करोड़ 40 लाख रुपए कोई अभी देते जाकर। मैं तो नहीं मिलूंगा, लेकिन जो मैं कमाने वाला था वो मेरी वाइफ को मिल जाए। इसके लिए मैंने क्या किया, एक टर्म इंश्योरेंस ले लिया, उसकी मैं हर साल में 10,000 रुपए एक कंपनी को देता हूँ। इस साल मैं नहीं मरा, 10,000 वेस्ट हो गए। तो जिस साल भी मैं मरूंगा, जिस साल भी मरूंगा, मेरी फैमिली को जितना मैं आगे कमा सकता था पूरी लाइफ में, उतना पैसा मेरी फैमिली को मिल जाए। अब 2 करोड़ 40 लाख कमाऊंगा, 10 साल में कितना होगा, 1 करोड़ ही कमा पाऊंगा। तो 10 साल में 10वें साल मरा किसी एक्सीडेंट में अंदर, तो फैमिली को जितना मैं लाइफ में कमा सकता था पूरा का पूरा पैसा आके पूरी फैमिली सुसाइड अब तरीके से करो, फिर गाड़ी वाड़ी में टक्कर मारनी पड़ेगी ट्रक वगैरह में, जो कि मुश्किल। हाँ, वो थोड़ी प्लान करनी पड़ेगी, मिल तो जाए कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर ऐसे नहीं घर पे ऐसे लटक गए उस टाइप नहीं, मतलब एक नेचुरल डेथ होनी चाहिए, और वो इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो ये पैसा पूरी फैमिली, तो ये टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। उसके बाद बाइक इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस, ये तो कंपलसरी होता है। हाँ, और फिर हेल्थ इंश्योरेंस। 3 इंश्योरेंस के अलावा दुनिया में कोई भी इंश्योरेंस जरूरी नहीं, जिससे 3 इंश्योरेंस चाहिए यार, बस ये 3, ये कंपलसरी होने चाहिए। और ये लोगों की अपनी चॉइस है ही नहीं। लोग कराते हैं LIC का, लेते हैं, सबके पापा के पास LIC की एक अपनी एक वो होगी। अब LIC से कितना मिलेगा? 2 लाख की स्कीम है, आपकी EMI गई 3,000 रुपए, 3,000 जाने के बाद आपको अचानक डेथ हो जाती है, तो 2 लाख की तो मिलेंगे, तो 2 लाख क्या कवर कर देंगे पूरी लाइफ में आपकी इनकम को? तो क्यों कराया भाई LIC? तो फिर क्यों 2 LIC करवाई 2 लाख का? बस इसलिए करा दिया कि 3-3 हजार दे देंगे, बाद में 2 लाख मिल जाएगा उनको। बस ये ठीक है, वो 2 लाख उनको लग रहा है पैसा मिलना चाहिए मुझे। हाँ, तो वो लोग फंसा देते हैं। LIC सबसे खराब चीज है। दिल्ली में केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली फ्री करी, पंजाब में 300 यूनिट फ्री कर, तो बेकार है। फ्री कहाँ से आती है? फ्री तो बनता ही नहीं कोई सा।
कहने की बात है और उससे सेंट्रल से फ्री करती है, वो लेके फ्री कर देता है। तो एक्सपेंडिचर तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बढ़ रहा है ना, ये अपने बोर्ड बनाने के लिए फ्री करते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, बस की राइड फ्री करते हैं तो सेंट्रल का लोग समझते हैं। पैसे आपसे निकलेंगे भाई, तेल जो है तिलों से निकलता है, ठीक है, तो वो तेल जो है तिलों से निकलना है, जैसे मर्जी निकले, फ्री कुछ नहीं होता। तो ये हेल्थ का पॉइंट हो गया। और हेल्थ में इसमें और क्या है चीजें, डेटा वगैरह पूछेंगे नहीं, डेटा ना तो किसी को याद रहता है। डेटा तो ऐसे ही अर्बन रूरल पुअर रिच डिवाइड। हाँ, एक तो रियल जितनी फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह शांतनु, वो सिर्फ अर्बन एरियाज में है। सर्वे कहता है कि 1 लाख की पॉपुलेशन पर अर्बन एरियाज में 3.6 हॉस्पिटल है, जबकि गांव में 1 लाख की पॉपुलेशन के पास 0.36 हॉस्पिटल, एक भी नहीं है, आधा भी नहीं है, आधे से भी कम। 1 लाख लोगों के पास एक हॉस्पिटल भी नहीं है, और यहाँ 1 लाख लोगों के पास 4 हॉस्पिटल के आसपास। यहाँ देखो कितने साल में कितने हॉस्पिटल दिल्ली में, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल है, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल मिल जाएंगे। कितने डिस्पेंसरी है, कितने मेडिकल स्टोर है, वो तो गिनना ही मुश्किल है। गली में आपको एक मिल जाएगा। तो ये डिवाइड क्यों है? सिंपल सा मतलब यही है, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास परचेसिंग पावर है और यहाँ पे पैसे नहीं है, तो ये रिच और पुअर डिवाइड करते हैं। सभी हम कहते हैं कि अर्बन सेक्टर में क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, क्योंकि अर्बन सेक्टर में ये सारी इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है। वहां पुअर है, पैसे नहीं दे सकते, इसलिए वहां पे है ही नहीं। जितनी फैसिलिटीज हैं वो सारी अर्बन सेक्टर में ही है, हॉस्पिटल मैक्सिमम हॉस्पिटल अर्बन सेक्टर में। गांव में जो आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, वहाँ एक्सरे मशीन नहीं है, ब्लड टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है, वैक्सीन नहीं मिलेगी आपको, एसेंशियल वैक्सीन। कभी कभी 38% डिस्पेंसरी ऐसी है जहाँ डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे बैठे हुए टाइम। तो ये इसलिए ट्रीटमेंट के लिए, हाँ, तो रिच पुअर डिवाइड है, ये डिवाइड रिच। नेक्स्ट क्लास आपकी तो नहीं है, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी जो खत्म है इसके बाद। ठीक ठीक, तो रिच पुअर डिवाइड के हिसाब से हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान कर लेंगे, आपका सस्टेन डेवलपमेंट। हाँ रहता है, नहीं बड़ा तो कुछ नहीं, वो सिंपल सा डेटा रहेगा, उसमें एनालिसिस लिखने। हाँ बिल्कुल, एनालिसिस थोड़ी सी जी।